शुरू कर दी रिकॉर्डिंग। आत्म केंद्रिता सेल्फ सेंटर्डनेस शरीर के स्तर पर आत्म केंद्रिता का सर्वाधिक स्पष्ट रूप है, निज स्वार्थ है। जबकि आत्मा के स्तर पर केंद्रिता आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोत्तम है। शरीर के स्तर पर अगर हम केंद्रिता करते हैं तो ये निज स्वार्थ है। आत्मा के स्तर पर केंद्रिता करते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोत्तम। आप अपनी आत्मा के स्तर के ऊपर जो है वो अपने स्तर पर केंद्रित कर जाते हो, अपने अंदर ही चले जाते हो, तो ये तो सबसे उत्तम स्तर है। और शरीर के स्तर के ऊपर अगर आप उसे अपने शरीर का ही ध्यान रखते हो तो वो आपका स्वार्थ है। दोनों चीजें बड़ी क्लियर हो जाती। प्रथम निज स्वार्थ रूप लोगों के जीवन मूल्यों को नष्ट कर देता है। प्रथम जो पहले वाला है ये निज स्वार्थ, जो कि शरीर के स्तर का है, ये जीवन के लोगों के जीवन मूल्यों को नष्ट कर देता है। जो वैल्यूज है ना उसको नष्ट कर देता है और शरीर के पीछे। परंतु अगर हम आत्मिक विकास, आत्म परिपूर्णता की कोई लोकप्रिय विधियों, ध्यान आदि को गौर से देखें तो हमें अक्सर उनसे आत्म केंद्रिता ही मिलेगी। इससे चारों जीवन समर्थक तत्वों में आश्चर्यजनक वृद्धि की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ये बात ऐसा है कि जैसे हम अगर आत्मिक विकास के लिए मान लिया, हम उसमें एक लिया कि उसमें कई लोकप्रिय विधियां हैं, उसमें से एक विधि हमने मान लिया ध्यान ले ली, जो हमको बड़ी इजीली समझ में आ सकती है। को उस गौर से देखें तो हमें अक्सर केंद्रिता मिलेगी, उसमें आत्म केंद्रिता मिलेगी। ध्यान करने के ऊपर किसी का कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, पर उसकी आत्मा की केंद्रिता मिलती है। और ये चारों जीवन समर्थक तत्व जो हैं, ये जो सुरक्षा है, मार्गदर्शन है, शक्ति है, पावर यानी कि, और बुद्धि है, ये चारों में भी चेंज आता है। हमारी शक्ति जो है, हमारी सोचने की शक्ति ध्यान से इन चारों ही जीवन समर्थक तत्वों में जो हमने मेन डिस्कस किए हैं, तो जीवन समर्थक तत्वों में आश्चर्यजनक वृद्धि की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वे आत्म केंद्र हैं जिनके द्वारा ज्यादातर लोग अपना जीवन जीते हैं। अक्सर किसी दूसरे के जीवन केंद्र को पहचानना बहुत आसान होता है। ये जो चार केंद्र है ना, ये जो इसमें आम केंद्र है, आम केंद्र कौन से हैं? ये जो हमने 10 बात करी है। जीवन साथी का केंद्र है, जैसे धन का केंद्र है, आनंद का केंद्र है, कार्य का केंद्र है, धर्म के ऊपर है जिसका है। वो जितने 10 के 10 हमने केंद्र जाने थे उसके हिसाब से मथन बना। तो वो जो है वो केंद्र जो है वो बड़े आसानी से हम उसको पहचाना जा सकता है। जीवन केंद्रों को पहचानना बहुत आसान होता है, परंतु हम अपने केंद्र को उतनी आसानी से नहीं पहचान पाते। आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो धन को बाकी सब चीजों से ऊपर रखता होगा। ऐसे व्यक्ति को भी जानते होंगे जो धन को ऊपर रखता होगा। ये मोबाइल ऑन है तो बंद कर देना इसे। जो धन को बाकी सब चीजों के ऊपर रखता होगा। आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति को भी जानते होंगे जो किसी नकारात्मक रिश्ते में अपनी ऊर्जा खुद को सही साबित करने में बर्बाद कर रहा। अगर आप ध्यान दें तो आप कई बार व्यवहार से परे उस केंद्र को देख सकते हैं जिससे वो व्यवहार उत्पन्न होता है। मतलब ये जो व्यवहार है ना, आप इसको देख सकते हैं, उस केंद्र को देख सकते हैं कि जिससे ये व्यवहार उत्पन्न हो रहा है, किस केंद्र के ऊपर। ये जो इतने हमने 10 केंद्र करे हैं ना, अभी हमको देखना पड़ेगा कि ये जो 10 केंद्र हमने जाने हैं, इससे मैं कहाँ हूं। मैं क्या मौज मस्ती वाला हूं, या मैं काम करने के अंदर मैं वर्कहॉलिक हूं, या मैं धन कमाने के लिए हूं, या मैं अपने जीवन साथी की ज्यादा केयर करता हूँ। मत है। बात को भी ऑडियो नहीं कर सकते तो आप समझा रहे हैं। कर लो, ये आ रहा है, ये रिकॉर्ड भी तो आप कर लो, लेकिन उसमें रिंग ना बजे बस। नहीं। हाँ। तो उस ये जो है ना, आपको ये इस बात में देखना है। हाँ ठीक। तो ये सारा जो है ना, उनमें उसके पॉइंट से आप ध्यान देंगे तो वो आपको नजर आएगा कि केंद्र कहाँ, किस केंद्र पर है, किस केंद्र पे है। ये आप ये समझिए कि ये जो सारी चीजें सिस्टम है ना, जैसे हमारे केंद्र हैं, इसको एक और ढंग से भी समझते हैं कि हमारा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर जो ब्रेन है ना, इसके हम 5 भाग कर लेते हैं। मान, प्री फ्रंटल है, बीच वाला है, बैक साइड का है, पश्चिम मस्तिष्क का है, अग्र मस्तिष्क का है, इसके बीच में भी है, फ्रंटल है, प्री फ्रंटल है,
ये सारे ब्रेन है ना, ये सारे ब्रेन जो है ना, ये हमारी उंगलियों से कनेक्टेड। आप इमेजिन करेंगे जब कभी हम ये इस बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारी जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है, ये वाली फिंगर है, अगर दाएं हाथ की फिंगर है, तो मेरे ब्रेन के किस पार्ट से कनेक्टेड है, और उस कारण मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। क्योंकि जब मैं राइट हैंड करता हूं, तो ये उसके लेफ्ट पार्ट के ऊपर, ब्रेन के उसकी उसी ब्रेन के लेफ्ट पार्ट के ऊपर इंडेक्स करता है। और मैं इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की करता हूं, तो राइट हैंड साइड के ऊपर जाके इफेक्ट करता है। आप उसकी अगर 10 उंगलियों की डिटेलिंग को जानेंगे कि हम कितना ऑब्जर्वेटरी है, कितना आप कर रहे हैं, कोई म्यूजिक में है, कोई बहुत एक्सेल कर रहा है, बच्चा भी है, कोई ऐसे ऐसे गाने गा रहा है, ये सारा है क्या, उसकी कौन सी फैकल्टी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हो गई है। मतलब ये इतनी साइंटिफिक है कि पूरा ब्रेन जो है डिवाइडेड है, और हमारे 10 उंगलियों के ऊपर, 10 उंगली, कौन सी उंगली से कौन सा है, उस उंगली की कंडीशन देखकर हम जान सकते हैं। या हम बताएं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो वो आपके हाथ से बता देंगे कि आपकी उंगलियों से ऐसे ऐसे है। ये बिल्कुल कोरिलेटेड है, ऐसा समझ। इसी तरह अब इसी बात को यहीं छोड़ दें। इसीलिए ये जो आम केंद्र जो है, जो हमने 10 के 10 केंद्र जाने, ये पहले 10 का तो आपके ध्यान में है ना सबके, ये जो 10 हमने डिस्कस किया, या सब, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूं आपको समझ नहीं आई। हाँ जी। जीवन सार्थक आपको 4 बताया था। ये 4 तत्व जो जीवन सार्थक तत्व हैं, आपके अंदर वो जो शक्ति है, जो जो है, जो सारा है, पहला पॉइंट आपकी सुरक्षा। सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा नजर आती, सुरक्षा। फिर आती है बुद्धि, फिर आता मार्गदर्शन, फिर आपकी आती है ऊर्जा। ये 4 जीवन तत्व के अनुसार आप सोचते हैं, इन चारों के हिसाब से। और इन चारों के कारण हमारा सेंटर कहां पर है, केंद्र सोचने का है। किसी की बुद्धि बड़ी तेज है, वो मार्गदर्शन नहीं चाहता, ये बात। किसी की शक्ति बहुत है, वो दूसरे की सहायता नहीं चाहता। कोई सुरक्षित इतना है, वो कहता मैं नहीं डरता किसी से। और किसी को होता है कि मैं 2 आदमी को, मैं अकेला नहीं जाना, 2 को साथ लेकर जाऊं, इसलिए कि वो असुरक्षा समझता है। ये जो सारा है ना, इसके कारण हमने जाना है कि हमारे 10 केंद्र हो सकते हैं। मुझे फिर रिपीट करना पड़ेगा इसका मतलब, आपका रिस्पॉन्स थोड़ा ढीला आ रहा है। अब हमने ये सारे जो थे ना, देखिए आपको दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये देखिए हमने यहां बात की थी कि ये हमारी, ये जीवन के जो ना जीवन समर्थक तत्व हैं, मेरी सिक्योरिटी, मेरी सुरक्षा, ये सुरक्षा है। फिर उसके बाद में बुद्धि आ गई, गाइडेंस आ गई, और शक्ति पावर आ गई। ये 4 से केंद्र है। अब जिसकी जो जो पॉइंट है, इन चारों में हर आदमी, हर जीव जो है, उसमें उसका केंद्र अलग अलग है, उसका केंद्र अलग अलग है। बस यही सोचना है कि ये इसके सोचने का ठीक और हो सकता है। ये इसको धर्म में बताने की क्या जरूरत है। आपके साथ कोई व्यक्ति अपने केंद्र से बात करता है, तो आपको बड़ा अजीब लगता है, कैसी बातें कर रहा है, कुछ कुछ अजीब मत समझो। उसका केंद्र कहाँ पड़ा है। अगर उसके अंदर सुरक्षा का भय है, मतलब असुरक्षित है, तो हर बात में सुरक्षा है, बाहर जाना है। अब जैसे उस असुरक्षा ही होती है ना, वो 60 साल का बच्चा हो गया है, और उसकी 80 साल की माता है, वो बाहर जा रहा है, यात्रा पे जा रहा है, बेटा चलती गाड़ी में नहीं उतरना। वो 60 साल वाले बच्चे को भी वही बात कह रही है, इसलिए कि तू ध्यान रखियो, सामान अपना देख के रखियो। वो कहता माता जी, मैं अब 10-15 साल का नहीं हूं, मैं 60 साल का हूं, मेरे भी पोते हो गए हैं। अब मुझे नहीं बताओ, ठीक है आपको केयर कर रही है, लेकिन उसको जाते हुए उसने कहना जरूर है, सामान का ख्याल रखियो, छोड़कर गाड़ी से मत उतरियो, चलती गाड़ी में मत उतरियो, चलती गाड़ी में चढ़ना नहीं है। वो माता उसको 60 साल के बेटे को कह रही है। और वो उसमें, ये क्या है कि उसके अंदर ये बात सुरक्षा की अंदर पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। विजडम बुद्धि का है, गाइडेंस है, हम इनसे गवर्न हो रहे हैं। कौन किस में तेज है, कौन कैसा है,
कौन कैसा है? कई दूसरों की गाइडेंस कुछ कुछ नहीं है। मैंने अकबर के बारे में बताया था कि वो दूसरों की गाइडेंस लेकर विजडम जो है कलेक्टिव विजडम में कमाल कर गया। उसको अपनी अपनी बुद्धि अपनी सब कुछ कुछ नहीं, दूसरों के नौ को सुन के, नौ रत्न को सुन के उसने कार्य कर दिया। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये अपने को समझना है कि ये चार पॉइंट्स हैं और हर आदमी के अपने अपने। और इसके कारण जो है ना, इनकी जो आपस में खिंचाव है, उससे हरेक का केंद्र अलग अलग है इस सर्कल में। सबके केंद्र अलग है। अब उसके केंद्र को अलग करने का हमने जाना था कि जीवन साथी के बारे में है, कि जीवन साथी के बारे में उसका केंद्र, जीवन साथी केंद्र था। एक व्यक्ति है, उसका विवाह हो गया है, तो उसको वो वैवाहिक जीवन में वो अपनी पत्नी का ध्यान बहुत रख रहा है। देखिए, जैसे विवाह होता है तो शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। बाद में धीरे 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 आगे बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद में उसका ध्यान बढ़ता है, बिजी हो जाता है काम में। बट फिर भी उसकी भावनाओं के अंदर ना, जहां कहीं किसी केंद्र को चुनने की बारी आती है, धन की या लेट बैठकर काम करने की या कहीं जाने की, वो उसमें उस जीवन साथी को अपने केंद्र में रख के चलता है। उसको ना तो नाराज करेगा, ना उसको दुखी करेगा। इस करेगा भी तो उसकी सहमति से करेगा। उसका केंद्र जीवन साथी, उसकी हर चीज के पहलू के अंदर, और ये हर एक का अपना अपना है। कई लोग जो जीवन साथी केंद्रता होता है, दूसरा साथी उसका मित्र कहता है जोरू का गुलाम। इसमें जोरू के गुलाम वाली बात ही नहीं है, उसका केंद्र वहां पड़ा है। वो सीधा बात ही नहीं कर सकता। आप उससे कोई बात करोगे ना, तो कहेगा मैं पत्नी से पूछ के आपको बता दूंगा। वो कहते क्या जोरू का गुलाम है? तो जोरू का गुलाम नहीं है। उसने अपना केंद्र ऐसा फिट किया हुआ है, उसकी हर सोच में होता है। और कई बार पतियों को यह समझ में आता है कि हमारी पत्नी हमसे लायक है। ये उनको क्लियर होता है, चाहे वो बोले ना, लेकिन वो उससे डिस्कस करके ही काम करते हैं। उसको पता है कि कल गलती होगी ना तो ये पकड़ लेगी, तुमने मेरे से बताया नहीं तो मैं ऐसे करवाती। तो ये जो है ना, जीवन साथी उनका केंद्र में रहता है। और कई ऐसे हैं जो परवाह ही नहीं करते जीवन साथी, अपना डिसीजन लेते हैं, चले जाते हैं, कोई वो बॉदर ही नहीं करते उस पर। ऐसे भी लोग हैं। तो उसका केंद्र कहाँ है? जिसका जीवन साथी का केंद्र है, उसके सारे डिसीजन जो है ना, बताया था ना कि वो ओवर टाइम को भी रिजेक्ट कर देगा कि मुझे नहीं रुकना रेत को, मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी या घर पे कोई काम है। वो घर की मतलब उसको देखेगा, पत्नी का बात ध्यान करेगा। उसके बाद में दूसरा था परिवार का केंद्र। वो कोई ऐसा काम करके उसको रोकने को, उसको बाहर को कि तुम टूर पे चले जाओ, वो बता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी माता बीमार है, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता। ऑफिस आता हूं मैं, लेकिन मैं उनकी केयर कर रहा हूं, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता उनकी, और कल को मेरे पीछे कुछ गड़बड़ हो गई। मतलब ये उसका परिवार, उसकी केंद्रिता है। उसके सेंटर में परिवार पड़ा हुआ है। तो उसके उसके चीज, तो वो परिवार का ध्यान करता है। ऐसी धन केंद्रिता है। ये आप लोगों ने ध्यान से इसको मतलब समझ नहीं पाए, इसलिए आप जवाब नहीं दे पाए, अदरवाइज ये रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। कि धन केंद्रिता मतलब मनी सेंटर्डनेस है। वो हर काम को पैसे में गिनता है। जा कहीं आपसे मिलेगा कोई चीज का, ये कितने की आई है, कहाँ से ली है, और फिर जाएगा वो डिस्काउंट लेगा, वो निगोशिएट करेगा, उसके उसकी बात में धन है। वो उसको ये अच्छा लगता है कि उसने 10 रुपए बोले थे, मैं 8 रुपए में खरीद लाया, मैंने 2 रुपए बचा दिए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर वो होलसेल की मार्केट में जाता है तो यही चीज 6 रुपए की बिकती है। तो बात यही है। ऐसे लोग देखे हैं कि थोड़ी सी चीज के लिए वो होलसेल मार्केट चले जाते हैं, कहते हैं वहां से सस्ती मिली। तो मैंने कहा आपको वहां तक जाने का टाइम और किराया कितना लगा? कितना टाइम लगा? आपने कितना खरीदा? आपने कितने बचाए? दो पांच 5 रुपए बचा लिए मान लिया, होलसेल मार्केट से ले जाकर। और 5 रुपए बचाने के लिए आपने कितना, आपके आने जाने के अंदर अगर 2 घंटे लग गए, और आपका ये, तो ये क्या है? पर वो है ना कि वहां सस्ता मिलता है। बट वो कैलकुलेशन नहीं करता, कैलकुलेशन नहीं करता। मैं एक व्यक्ति को ऐसा जानता था कि वो जो है ना, वो सेंट्रल सेक्रेटरीट दिल्ली से, केंद्र सचिवालय यानी कि सेंट्रल राष्ट्रपति भवन समझ लो, तो वहां से वो करके अपने घर तक जो है ना, देवनगर में उसका घर था, पैदल आ जाता था। और बड़े फक्र से कहता था। तो एक बार बड़ी जोर से कह रहा था मैं तो वहां से पैदल है। उस समय पर 25 या 30 पैसे की टिकट होती थी बस की, या अगर बस बदले तो 5-10 पैसे और लग जाए। वो कहता था मैं तो देखिए इतनी सेविंग करता हूं। उसकी पत्नी बैठी थी पास में। वो थोड़ी देर में किसी काम के लिए उठ के चला गया, जैन फैमिली से ही था। तो उसकी पत्नी ने यह बताया
कि ये घर आकर 6-7 रोटियां खाते हैं। बात समझिए। वो पैदल चल के आता है, पैदल चल के आता है, और इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति के लिए कहती है ये 40 पैसे बचाता है, और रोटी और सब्जी खाना इतना खा जाता है। घर इसके का खर्चा करता है। अब वो जो है ना, ये बात मेरे मेरे मतलब मेरे सामने हुई हुई है, ये बात जो है, ये वाली बात। तो उनके बारे में ये तो मुझे पता था कि वो पैदल ऑफिस से घर चले जाती हैं, लेकिन ये उसकी पत्नी ने ये जो बात करी है तो है, वो बड़ी अजीब थी। कि थे ठीक है, पैसे अपनी बात करती है, मैं पैसे बचाता हूँ, ये करता हूँ, मैं इतना सोच सोच के खर्च करता हूँ। वो अपनी क्वालिटी बता रहे थे। कहते घर आकर इतनी रोटियां जो खा लेते हो। तो ये सारी बात है, धन की केंद्रिता है जो है। मतलब हर एक आदमी का एक अपना सेंटर बैठा, एक दिमाग में चला गया कि भाई मैं ऐसा करूंगा, मैं तो वॉकिंग करता हूं, मैं ये करता हूं, और फिर तो नहीं खाना खाता है। कार्य केंद्रिता क्या, वर्क सेंटर्डनेस है। कई काम होते हैं कि वो वर्कहॉलिक बन जाते हैं। वर्कहॉलिक होने का मतलब है कि वो काम में लगे रहते हैं, खाली बैठ ही नहीं सकते। वो क्या स्ट्रेस में होते हैं, वो हमेशा उस स्ट्रेस में ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। इस बात की उनको स्ट्रेस है, इस बात की टेंशन है उनको, ये स्ट्रेस है। और जब जब वो स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसके बाद में रीजन है कि उनके अंदर का केमिकल और हार्मोन सिस्टम सारा बदल रहा है, उनका शरीर खराब हो रहा है कहीं ना कहीं। ये तो उनको 8-10 साल बाद पता चलेगा कि बॉडी रेस्ट बोले मांगती है बीच बीच में। बोले बोलते हैं। हाँ जैसे जी। अपने कार्य कार्य सेंटर बताया आपने, कहा वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक मतलब, लेकिन देखिए टेंशन में रहते हैं। सपोज जैसे मैं हूँ मैं भी वर्कहॉलिक, मतलब बहुत काम करती हूँ। लेकिन क्या मैं टेंशन नहीं करती, तो मेरा क्या है? मैं टेंशन नहीं करती, ये मैं आप अपने इसको मजे में ऐसा सब ना कुछ लो। काम करता हूँ। वर्कहॉलिक ऐसे होते हैं जो जो फैक्ट्रियों से 10-10 बजे दुकान के ऊपर करके बैठकर सारा अकाउंट करके आते हैं। अब वो सोचते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं तो देखो पूरा कंप्लीट करके आता हूं। उसको ये नहीं पता कि घर में पत्नी ने खाना नहीं खाया 10 बजे। 10 बजे तक तुम रात के 10 बजे घर पहुंच रहे हो, वो आपको खाना खिलाकर फिर खाती है, फिर उनको सोना भी है। इसका मतलब 5-7 साल के अंदर उसकी पत्नी की तो सेहत गई गई, क्योंकि वो तो वर्कहोलिक, वो तो कहीं बाहर जाती ही नहीं है। लेकिन उसको रात को आपने खाना जो है, जबरदस्ती खाना जो है ना, आपको लेट खिला दिया। मतलब हम चीज को ना बहुत होलिस्टिक वे में पूरी हर डायरेक्शन से नहीं देखते हैं। बस एक हमारे यहाँ सेंटर है ना, मैं उसी ढंग से सोचता हूँ। देखो भाई, मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैं तो पेंडिंग रखता ही नहीं। आज का काम आज ही निपटाना है भाई, ठीक है, आज का काम आज निपटाना है। पर रात के 10 बजे अगर करोगे, बहुत लेट है, बहुत काम से बहुत लेट आते हो। सुबह जल्दी चले जाते हैं, उनकी अपनी फैक्ट्री है, वो बहुत वर्कहोलिक है, टेंस रहते हैं। हम्म, और 10-15 साल बाद हम्म, उनको बीमारी लगने लग जाती है, पता चल जाता है। देखिए हर चीज का एक टाइम और सिस्टम है। हम्म, अगर जो जितना ज्यादा टेंस होकर काम काम बहुत सहजता से होना चाहिए, बहुत सहजता से होना चाहिए कि ये मुझे करना है, ऐसा है। वो डेली रूटीन के काम है, उसमें टेंस क्या होना। उसको बहुत सहजता से काम कर सकता है, दिखाने की जरूरत नहीं है। देखा है कोई लोग चल के जाते ना, हम तो गवर्नमेंट ऑफिस में देखा ना, फाइल लेके दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, और हर दौड़ के अंदर वहां जाके देखते हैं गलत फाइल उठा ली। अगर सहजता से सही फाइल उठा के जाएं, जल्दी जल्दी में सामान पैक करके वो बाहर निकल जाते हैं, किसी और ऑफिस में वहां जाते हैं, जो मेन फाइल लानी थी वो लाई नहीं। मतलब इसमें हम मार धाड़ लगी रहती है। ये जीवन में लोगों के काम करने के तक भी है। कई बहनें भी है रसोई के काम के अंदर, वो भी मार धाड़ करती, मार धाड़ करती। किचन के अंदर पता चल जाता है जाकर, जब साधु भी गोचरी लेने जाते हैं ना, तो किचन की हालत देखकर पूरा घर का हालत पता चल जाता है। ये कैसे व्यवस्थित है, कैसे है, पानी का टपक रही है, बर्तन कैसे पड़े हैं। अब आपने देखा होगा कुछ लोग बर्तन की सफाई करते हैं ना, मांजते हैं, तो बर्तनों की आवाज आती रहती है। और कुछ लोग बर्तन सफाई करते हैं, आवाज नहीं आती। बर्तन बर्तन की आवाज नहीं आती, वो एक एक बर्तन को साफ करके आराम से रखते हैं। 2-4-5 मिनट का फर्क पड़ सकता है, लेकिन एक का वो रखेगा बर्तन, जोर से आवाज होगी, उठाएगा आवाज होगी। जितनी देर किचन में काम कर रहे हैं बर्तन की आवाज आती रही। ये क्या है, ये किस ढंग का काम करना है। ये सारे हमारे सेंटर्स हैं। अब इसको उसको वो ठीक लग रहा है, उसको समझाने से समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। वो कहता मैं तो ऐसे ही करता हूं।
वो नेचर बन गई है। ये पोजेशन की बात भी करी थी कि पोजेशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिमाग में रखने। किसी को सिर्फ वस्तुओं को रखने का अधिकार भाव से है, मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे काम की है या नहीं है उसका मतलब नहीं है, उसको पोजेशन रखना है। ये हार हाथी मेरे पास होने चाहिए, राजा मैं हूं, बस एक बात आ गई, उसके लिए 1,80,00,000 मर जाएं और खुद खत्म हो गया। क्या क्या कैलकुलेशन थी, जो इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, इतना वार हो रहा है, उस हिसाब से। मैं और कहता हूं कि जब उसको नजर आया था कि 10 भाई मर गए और फिर उसने बीच में युद्ध रुकवा दिया और 3 दिन का रेस्ट किया, तो उस युद्ध वापस नहीं रोक नहीं देना चाहिए था। तब तक कितना मर चुका था, 96 लाख मर गया था पहली बार, और 84 लाख बाद में मरा। 3 दिन फिर युद्ध हुआ, अब 2 युद्ध हुए। तो पहले शिलाकंटक है, दूसरा रथमूसल है। मतलब इतनी समझ नहीं आई कि कितना मर गए, कितना इतना मर गया है, तब भी उसको क्लियर नहीं। लेकिन वो स्वामित्व केंद्रिता कि हाथी और हार तो मेरे पास ही होने चाहिए, और उसकी कितनी बड़ी प्राइस दी है उस समय के टाइम। ये भी नहीं कि कुछ ऐसी घटना हो, भगवती सूत्र के अंदर पूरा वर्णन है इसका। तो बात यही होती है ना, वो केंद्र, मैं केंद्र को बताना चाहता हूं कि जिसका, जहां पर कहते हैं ना कि सुई अटक गई है, इसका केंद्र वो हो गया है। पहले वो मना कर रहा था, लेकिन जब पत्नी ने जोर मारा, एक बार दिमाग में उसका फिट हुआ कि यस, मैं राजा हूं, चाहे मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं, पर हक हक तो मेरा है। बस ये बात दिमाग में आ गई। ये स्वामित्व केंद्रिता थी, ये होना मेरे पास होना चाहिए। उसकी क्या प्राइस दी है। आनंद की केंद्रिता है और प्लेजर सेंटर्डनेस होती है। कई बार इतने खुश है, मतलब ये तो बचपन से आदत होती है। पता है कल टेस्ट है, बच्चा बाहर खेल रहा है, उसको आनंद आ रहा है, वो इज नॉट वरीड, वो उसको आनंद आनंद का है, उसको पढ़ने का इतना ध्यान नहीं है, उसको आनंद आ रहा है खेलने का। ये उसकी है। ऐसे भी लोग हैं, ऑफिस में छुट्टी करके नई पिक्चर देखने चले जाते थे, टीवी प्रोग्राम देखते थे। मतलब ये सारा जो है ना, एक होता है कि हर चीज में लिमिटेड। आप ठीक है, आनंद ये नहीं है कि आनंद को नहीं उपलब्ध मतलब लेना चाहिए, आनंद प्राप्त करना चाहिए। पर हर समय मौज मस्ती की बात चलती रहे। कुछ इतने जॉली जैसे होते हैं आनंद के अंदर, तो हर बात को मजाक में ले जाते हैं। वो इतने होते हैं कि हर बात को मजाक में लेके जाते हैं, हर स्टेज के ऊपर मजाक करते रहे, कभी सीरियस नहीं होते। कहीं कहा जाता है कि अभी कभी तो सीरियस हो जाओ, नहीं, मस्खरापन होता है। ऐसी मित्र और शत्रु केंद्रिता है इसमें कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। वो पहले ही डिवाइडेड रहता है, इसके साथ मेरा व्यवहार अलग है, इसके साथ मेरा व्यवहार अलग है। शत्रु है उसको तो ऐसे एकदम खिंच कर रहेगा, उसके आगे चल जा, उसके पास से निकलेगा भी तब भी अकड़ के निकलेगा। मित्र है तो बहुत है, दोनों चीजें हैं उसके अंदर, दोनों चीजें हैं। इसी तरह समाज मंदिर धर्म स्थान की केंद्रिता है। अब किसी के केंद्र में ये आ जाता है कि भाई धर्म स्थान है, समाज है, इसको इंपॉर्टेंस देनी है, यानी हम इसको कहते हैं टेम्पल सेंटर्डनेस। वो धर्म का उसका इतना ऐसा हो जाता है लगाव, या समाज के साथ अटैचमेंट हो जाती है, तो वो घर की जो है ना, वो उसको प्रेशियस समझता है। और घर की प्रेसिंग नीड्स होती हैं, घर पे कोई काम होता है, घर पे कुछ होना होता है, तो परिवार चाहता है कि आप रुको इसको करो, तो वो बोलता है नहीं, मैं तो समाज में जाना है, तो समाज का कोई पदाधिकारी है, तो वो उसको उसको उधर ही उसको नजर आता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मैंने करना वही। अच्छा, घर वालों के सेंटर के अंदर वो है नहीं है, और वो इसको अननेसेसरीली समझेंगे, क्योंकि उनके सेंटर में इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। उनका मतलब है कि हमारा सेंटर तो हमारे घर में होना चाहिए, और उसका सेंटर जो है वो उधर चला गया, समाज मंदिर धर्म स्थान उस वहां पर। अब उसके कारण जो है साथ कई कई घरों में प्रॉब्लम होती है। और लास्ट में था आत्म केंद्रिता, ये सेल्फ सेंटर्डनेस।
ये हम डिस्कस कर रहे थे, यहां से बात चली थी हमारी कि हम ये केंद्रों से ना किसी आदमी को अलग ना समझें, हर आदमी को एक्सेप्ट करके चलें कि ये, जैसे हम कहते हैं ना कि ये बच्चा उम्र से छोटा है, अगर ऐसी बात कर रहा है, बच्चा है, जैसे हम कहते हैं, ऐसे ही हम कहते हैं कि ये आदमी ऐसी बात कर रहा है, तो भाई मॉनेटरी ये थोड़ा न्यून स्तर पर है, तो ये तो बात करेगा ही कि जहां 2 रुपए बच रहे हैं, 5 रुपए, ऐसी बातें करेगा। लेकिन आपने ये देखना है कि ये सारे के सेंटर अलग अलग हैं, उसको आपको सबको एक्सेप्ट करना है, किसी को गलत नहीं समझना कि इसका सेंटर अलग है, इसकी स्थिति ऐसी है। जैसे बच्चे को इग्नोर करते हैं ना, ये छोटा है अभी, ऐसे समझो आप उसको उसको देखते ही आपको धीरे धीरे जिनके आप बहुत क्लोज रहते हो ना, उनके सेंटर पता चल जाते हैं। जैसे कईयों का सेंटर ये होता है, सेंटर 10 ये ब्रॉडली है, लेकिन सेंटर बहुत हो सकते हैं। एक जो है ना वो घर में जो है ना वो अप्रिसिएशन चाहता है, काम करता है। मान ली कि किसी किसी की पत्नी है, वो भी एम्प्लॉयड है, वो काम करती है, आती है, वो घर का भी करती है। अब उसमें जो पति है वो अपना ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन वो चाहती है मैं करती हूँ, बट इट शुड बी अप्रिशिएटेड, उसकी उस कार्य करने की क्षमता को प्रशंसा करनी चाहिए। सही। वो प्रशंसा नहीं मिलती ना, तो उसी के कारण उसको टेंशन, और हालांकि उसको कुछ मिलता नहीं है, पर वो उसको प्रशंसा की चाह है, इसका सेंटर, कि मैं इतना काम करती हूँ, ये ऑफिस जाती है तो मैं भी तो जाती हूँ, मैं आकर घर का भी काम करती हूँ, वो चाहती है कि मेरी सपोर्ट हो ऐसी। वो आदमी जो है वो सपोर्ट नहीं करता, वो उसको मेल डोमिनेंस होते उसमें आती है, वो नहीं करेगा हेल्प। जब नहीं करेगा तो फिर वो रिश्तों के अंदर थोड़ा सा उसको नजर आएगा कि वो पत्नी सोचती है कि इनको मेरी फिक्र नहीं है, ये सब अपना ही सोचते हैं। ज्यादातर पत्नियां सोचती हैं कि इनको तो अपना ही है बस, ये हमारा नहीं सोचते। ये बात बड़ी गहराई से चली जाती है अंदर। तो अब हमें ये इतने सारे पॉइंट समझने के बाद है कि हमने बात जो करी है दूसरों के केंद्र की बात करी, जिसमें कि इसका केंद्र है, यानी कि हमने उनको स्वीकार भाव से लेना है कि ये जो जीव है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। जैसे माता कई बार कह देती है ना कि उसके दो दो बच्चे हैं, 3 हैं, तो वो कहती है छोड़ दे इसको, इसकी आदत है गुस्सा करना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ठीक हो जाएगा। उसको सेप्ट उसको उस मतलब हर एक के सेंटर का माता को तो पता है ना, ये क्या है, ये गुस्सा ज्यादा करता है, ये बच्चा ये बहुत सीधा है, ठीक है, उसको मना लेती है। तो वो जो जो मान जाता है ना, वो बच्चा कहता है मैं उसको लगता है कि मैं शरीफ हूं, मुझे ही दबा दिया जाता है हमेशा। तो ये सारे क्या है ना, ये धीरे धीरे छोटी उम्र से ये वो जो हालत घर में होती है ना, उससे हमारे केंद्र डेवलप हो रहे होते हैं। हम कई चीजों के तरफ प्रभावित हो रहे होते हैं। घर में एटमॉस्फेयर क्या है, माता पिता के रिलेशन कैसे हैं, जॉइंट फैमिली है तो उसके रिलेशन कैसे हैं, उससे हमारा केंद्र जो है ना वो इधर उधर घोटे, और आगे जाके बड़ी उम्र में वो एक जगह फिक्स हो जाता है। अब हम जो बात कर रहे हैं ना, हमने दूसरों के केंद्रों की बात की है पहले, कि दूसरे अपने केंद्र पर कहाँ कहाँ हैं, और हर एक आदमी का अपना इंडिविजुअल केंद्र है। ये उसके अंदर की जो नॉलेज है, जो उसके 4 पॉइंट हैं उसके हिसाब से ये है। और वो किसके कारण है, वो उसके कर्मों के कारण है। अब एक बुद्धिमान है, उसका ज्ञानावरणी का क्षम होगा, जिसकी बुद्धि ज्यादा है। जो दूसरों से हेल्प लेता है, सुरक्षा का है, उसके अंदर डर नहीं है, इसका मतलब उसका दर्शन ठीक है, डर नहीं है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें जो है ना उसके उन देखिए, कर्म कहीं नहीं छूटते, कर्मों के अनुसार मेरे इस जीवन के अंदर मेरी वो पोजीशंस है, और उसके कारण मेरा सेंटर कहाँ पर है, सेंटर कहाँ पर है। मुझे तो अवेयरनेस करनी है, दूसरे का तो आपको शायद गलती लग भी जाए, लेकिन अपना सेंटर कहाँ है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूं, क्योंकि दूसरे को आपने बदलना नहीं है, आपने अपने को बदलना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूं। उस चीज को समझता है जब आदमी, आदमी को ध्यान कब करता है, जब उसको नजर आता है कि ध्यान करने से मुझे कुछ फर्क पड़ता है। अभी हमने जाना था ना कि ध्यान करने वाले को उसकी वैल्यूज जो है ना उसको फर्क पड़ता है सारी, ये चारों के चारों जो फैक्टर है ना, ध्यान से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको थोड़ा सा भी महसूस हो जाए तब वो उस ध्यान को पकड़ लेगा, वरना उसको एक्स्ट्रा समझेगा। गुरु जी आपने 7 सेंटर भी लिखवाए, 10 10 कंप्लीट तो नहीं हुए?
10 के 10 लिखवाए हैं। अब अभी भी अब 10 के 10 बोले हैं। एक नहीं जी नहीं, मैंने तो कोई मैंने जो लिखवाया ही नोट नहीं है। किया। मैं तो नहीं नहीं लिख तो नहीं आप मैं, रहे हो। नहीं नहीं मैं आपको बताती हूँ ना जी। जीवन साथी केंद्र, परिवार केंद्र, धन केंद्र, प्लेयर केंद्र, धर्म स्थान केंद्र और आत्म केंद्र, ये मैंने नोट किया। अच्छा, तो क्या वो तीन स्पाउस तीन केंद्र रहते है? जीवन साथी केंद्र हैं। लिखा है? हाँ जी सब, दैट इज द फर्स्ट वन। हाँ जी। कार्य जीवन केंद्रिता, साथी। कार्य केंद्रिता भी थी, कार्य। एक एक दो केंद्र इकट्ठे हैं, 7 नंबर और 8 नंबर, बाकी मित्र तो और सारे ऐसी शत्रु कोई बात दोनों। नहीं। मैं जी चलिए ठीक जीवन है, साथी जितने हैं मतलब, तो गिनती मत करो, जो है ठीक है। और फिर बार अच्छा बार अच्छा, पीछे जाने से तो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात तो अपने को ये समझना है कि मेरा केंद्र कहाँ है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं सेल्फ अवेयरनेस की बात करूं कि मैं कहाँ खड़ा हूं, अभी हम बात कर रहे थे दूसरे कहाँ कहाँ है, अब उतनी समझ आ गई है, कोई कैसा भी है ठीक है, मुझे स्वीकार रखना। पर मैं अपने आप को अगर पहचान जाऊं तो मैं अपना बदलाव कर सकता हूं। जब व्यक्ति कहता है ना जी मुझे बहुत क्रोध आता है, मुझे ये आता है, मेरे में ये कमी है, जब तक वो कमियां आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक उसका सोल्यूशन कैसे होगा? इसका मतलब है, परंतु आप कहाँ पर हैं, आपके अपने जीवन के केंद्र में क्या है, कई बार यह देख पाना आसान नहीं होता। शायद आपने स्वयं के केंद्र को वह पहचानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका अपने जीवन समर्थक तत्वों को गौर से देखना है। पहले तो 4 फैक्टर देखो कि आप कहां पर खड़े हो। 4 फैक्टर, यदि आप आगे बताए गए वर्णों में से भी किसी एक या अधिक के साथ खुद को जोड़ पाते हैं तो आप उस केंद्र को जोड़कर देख सकते हैं, जिससे यह प्रभावित होता है कहां से वो केंद्र निकल रहा है। आपके अंदर प्लेजर का है, आनंद का है, आपकी शुरू में हो सकता है कि स्कूल टाइम के अंदर आपके मित्र ऐसे हों, वो हंसी मजाक करने वाले, इधर घूमने फिरने मौज मस्ती करने वाले, वो वैसा सेंटर डेवलप हो गया, ऐसा हो। यही वह केंद्र है जो आपकी व्यक्तिगत प्रभावकारिता को, इफेक्टिवनेस को सीमित कर सकता हो। अधिकांशतः किसी व्यक्ति का केंद्र इनमें से या इनके बाहर के कई केंद्रों के समन्वय में होता है। अच्छा, ये जो पॉइंट बताए गए हैं ना, इसका भी समन्वय हो जाता है, दो मिलके भी हो जाते हैं। अधिकांशतः किसी व्यक्ति का केंद्र इनमें से, ये सारी चीज समझनी है कि बाहर बहुत वैरायटी है। किसी के दोष मतलब इतनी वैरायटी है, लोगों की सोच की, विचारों की, उनकी फंक्शन करने की इतनी वैरायटी है, उनके कर्मों के अनुसार चाहे है, चाहे इस सिस्टम के अनुसार है, उन सबको आपने स्वीकार भाव से लेना है, आपने ये सीखना है। और उसके लिए मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ज्यादातर लोग खुद को प्रभावित करने वाली बहुत सी चीजों से संचालित होते हैं। जब व्यक्ति एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर डोलता रहता है, मतलब एक केंद्र से दूसरे केंद्र में डोल, तो उत्पन्न होने वाला सापेक्षवाद जीवन में रोलर कोस्टर हो जाता है, ऊपर नीचे। रोलर कोस्टर देखा है ना, वो मेलों के अंदर एक पूरा रोलर कोस्टर होता है कि बैठा झूला होता है, एक सिरे पे जाता है और फिर दूसरे सिरे पे जाता है, ऐसे पूरा रोलर कोस्टर ऊपर नीचे होने वाले झूले की तरह होता है। एक पल आप आसमान में रहते हैं, दूसरे पल पाताल में पहुंच जाते हैं। ऐसे भी लोगों का करेक्ट, बात करते करते एकदम जो है ना, कोई ऐसी बात होगी तो नाराज भी हो जाते हैं। कई बार तो दूसरों के साथ मजाक करते हैं ना, कोई उनके साथ मजाक कर दे तो नाराज हो जाते हैं। दूसरों के साथ हमेशा मजाक करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मजाक करना सीखा, मजाक सहना नहीं सीखा। दूसरे पल पाताल में पहुंच जाते हैं। आप एक कमजोरी की भरपाई के लिए दूसरी कमजोरी से शक्ति उधार लेने का प्रयास करते हैं। आपके अंदर जो शक्तियां ये 4 हैं, इसमें से एक 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 को छोड़ते हो तो दूसरी से कमी लेने शुरू करते हो। दिशा का स्थायी एहसास नहीं होता, बुद्धि स्थिर नहीं रहती, शक्ति की स्थायी आपूर्ति नहीं होती, ना ही व्यक्तिगत आंतरिक महत्व और पहचान का कोई एहसास होता है। जाहिर है, आदर्श स्थिति यह है कि एक स्पष्ट केंद्र बनाया जाए जिससे आप लगातार सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि, शक्ति प्रचुरता में प्राप्त कर सके। एक ऐसा केंद्र जो प्रोएक्टिविटी को शक्ति दे और आपके जीवन के हर हिस्से में सामंजस्य और सुव्यवस्था प्रदान करे। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी गुरु जी। ये हाँ, मतलब ये चारों जो है ना, ऐसा है कि ये ऐसा केंद्र हमारा हो जाए कि हमें पता है कि मेरे में ये है। अगर मान लिया किसी में फियर है, थोड़ा असुरक्षित समझता है, तो मैं इसको कैसे कवर करूंगा, तो इसको उसको करना है।
अब जैसा असुरक्षित कैसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने जो है ना उसका कोई इंश्योरेंस जो कराई नहीं है, वो कहते हैं हम नहीं, क्या कौन देता रे कौन करता। वो मतलब वो अपने आप को निडर है। एक व्यक्ति है, उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई है, घर की इंश्योरेंस कराई हुई है, दुकान की इंश्योरेंस कराई है, सब तरफ से कवर लिया हुआ है। वो इससे अपने आप को प्रोटेक्टेड समझता है कि भाई मैंने इंश्योरेंस करा दी है और अब मैं सुरक्षित हूं। एक वैसे ही बिना कराई सुरक्षित समझ रहा है, वो उसका अपना टेम्परामेंट है, अपना सोच है, उसका रिस्क का मादा है। भाई ऐसा है ना, बहुत बार जो है इंश्योरेंस की जो आप किस्तें देते हो, सारा देने के बाद अब नेट रिजल्ट अगर देखो तो हमने प्राइस अपने फियर की दी है। हमने जितनी इंश्योरेंस करा ली है वो कई बार हम उसमें उनको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, एक्सेप्ट मेडिकल इंश्योरेंस समझ लो। पर मैंने तो ये देखा है कि इवन मेडिकल इंश्योरेंस भी कुछ भी नहीं इस्तेमाल की, और लाइफ मतलब इतने सालों तक वो उसको देते रहे हैं, नहीं इस्तेमाल की। हमारा साहब हाँ, हमारे साहब कई बार वो इंश्योरेंस थोड़ा सा फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, खुद के लिए नहीं होता। लाइफ प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस, लाइक लाइफ प्रोटेक्शन, लाइफ इंश्योरेंस। नहीं नहीं, प्रोटेक्शन उसके लिए होता है जिसको पता है कि एकदम इतना खर्चा आ गया तो कहां से करूंगा। एक व्यक्ति इतना है, वो कहता है आई एम नॉट बॉदर्ड, ठीक है, हम्म। उस टाइम इतनी प्रॉब्लम होगी 10 लाख की, उस टाइम अगर होगी तो कर लेंगे। मतलब ओके। उसको 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 किस चीज का डर नहीं है। उसको ये भी पता है ना कि मैं जो पैसा दे रहा हूं इसकी मुझे रिटर्न नहीं है, अगर मुझे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता तो ये पैसा तो बेकार गया। मैंने अपने डर की प्राइस दी है ना, सुरक्षा होने की प्राइस दिया ना। जी जी। अल्टीमेटली तो वो आपके काम का नहीं है ना, आपने हर महीने कट लगा के दिया है ना। सिर्फ है कि आप इससे सुरक्षित समझें। लेकिन अगर आपको यह पता हो कि आपके पास इतने पैसे हो गए हैं कि कोई इमरजेंसी अगर क्रिएट होती है, यू कैन हैंडल इट, बताइए फिर क्या जरूरत है। अगर होगी तो कर लेंगे। ठीक है बस। ये अप्रोच है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, ये सही है। ये इशू नहीं है हमारा डिस्कशन, बात है। हाँ ये हमारी सोच की बात है। अब अच्छा मुझे बताइए, आज आप इंश्योरेंस कराने लगे हो, हमारे फोर फादर्स कौन सी इंश्योरेंस कराते थे? वहां कौन सा इंश्योरेंस, उन्होंने तो इंश्योरेंस का नाम ही नहीं सुना था। दादा परदादा ने, पर वो करके मतलब रीजन ये है ना, अब हम जो चीजें जितनी जानते जा रहे हैं उतना ही हम उतना ही असुरक्षित, जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, जितनी जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, उतने उतने ही हम असुरक्षित भी होते जा रहे हैं हर चीज में। सारा व्यवस्थित है। हाँ, सारा व्यवस्थित है। हम उस आइडियोलॉजी से सोच रहे हैं, मतलब इस सारी बात करने की आइडियोलॉजी और आपको बताने का ये है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है आम आदमी के हाथ में, जो पहली बार सुन रहा हूं यहाँ पर। तो वो ये सोचता है कि क्या पढ़ा रहे हैं महाराज, ये क्या जरूरत है इसकी धर्म अध्यात्म के अंदर। अध्यात्म की प्रैक्टिकल के लिए अपने को समझना, मैं कहाँ स्टैंड करता हूं, दूसरे क्या करते हैं, उनको मैं कैसे स्वीकार करूं। अगर मैं उनको देखकर समझता हूं कि इसका केंद्र ही ऐसा, अगर पैसे की बात करा दी, मनी माइंडेड केंद्र है, इसका बन गया केंद्र, उसको एक्सेप्ट करोगे, उसको सुधारने की कुछ नहीं, वो उसका केंद्र है। ये बात को शुरू ही पैसे से करेगा कि मैंने अभी जमीन खरीदी थी, ये बेच दिया, सोना खरीदा था, ये बेच दिया, इतना प्रॉफिट हो गया ये। जब भी हम मिलते हैं, हमारे मित्र भी थे ना, जब भी कुछ मित्र ऐसे थे हमेशा पैसे की बात करते, पैसे की। और कुछ ऐसे थे वो घूमने फिरने की बात करते थे। उस समय हमें सेंटर नहीं पता थे क्या है। तो मतलब अगर 10 लोग, 8-10 लोग हैं तो सबके अपने अपने सेंटर थे, सबके अपने अपने टॉपिक थे, अपने अपने टॉपिक थे। किसी ने जो है कि वो जो है ना क्लास के अंदर कल क्या पढ़ाया गया, आज क्या है, उसको डिस्कस कर रहा है, वो बुद्धि के स्तर के ऊपर उसका विषय ही है। वो हर बात करेगा ना तो किसी सब्जेक्ट की करेगा, किसी टीचर की करेगा, ऐसा करेगा। एक जो है वो इस हफ्ते जो फिल्म देखी है उसकी बात करेगा। एक मतलब हर व्यक्ति जो है उसका सेंटर अपना है। और आपको जब अपना सेंटर पता चल गया ना, तो आप उन चीजों को इग्नोर भी करते जाइए। मुझे कहाँ रहना है, मुझे कहाँ अपने को ठीक करना है, मुझे दुनिया नहीं सुधारनी, दुनिया को तो मैंने स्वीकार भाव से लेना है, बस इसके लिए सीखना है कि ये सारा जो हो रहा है ये इनकी अपनी अपनी, इनके सेंटर हैं, अपनी अपनी मजबूरी है, जैसा कर रहे हैं ठीक है। मुझे उनको बदलने की जरूरत नहीं है। उसको बुला के भी तू पैसों की क्यों हमेशा बात करता है, तू ऐसा क्यों करता है, तू ऐसा कर, ये अपने को करने की जरूरत नहीं है, नहीं करने की जरूरत है, इसका सेंटर है ठीक है।
मुझे अपना सेंटर ठीक करना है, कि मैं तो नहीं कहीं गड़बड़, सारा मेरा खेल वहां पर है। वो उनके सेंटर एक्चुअली समझाने का रीजन है कि मुझे अपने सेंटर समझ में आ जाए कि मेरे अंदर मैं कहाँ कहाँ मैं, मतलब है कि असंतुलित हूं, मेरे में कमी कहाँ है। क्या मेरे अंदर वो फियर फीलिंग है? डर क्यों है? किस बात से डरना, जब सब चीज कर्मों के अनुसार हो रही है? किस बात से डर? रोग भी बिना उसके नहीं आते, फिर क्या डरना जो हो रहा है? तो ये चीजें ना, वो अंडरस्टैंडिंग हमारी उतनी, हमारे अंदर स्टेबिलिटी आएगी, संतुलन बढ़ेगा कि इनके कारण क्या है और उसमें मेरे कंट्रोल में क्या आ रहा है। भाई एक्चुअली साता गुरु जी साता इससे साता बहुत साता प्रॉब्लम आपके है। कंट्रोल में नहीं है, पर जो भोजन कर रहे हैं ना आप, वो संतुलित करो, ये आपके, मतलब आपने कंट्रोल कहाँ करना है। जो भोजन आप कर रहे हैं, आज आपकी तबीयत कैसी है, आपने हल्का खाना है, कैसा खाना है, वो आपको अपना पता है। आपको अपना पता है, तो आज आपका भोजन आप वैसा लेना पसंद करेंगे। मौसम ठंडा हो गया है तो आप समझेंगे मैं गर्म लूंगा, गर्मी है ठंडा लूंगा। आपका कंट्रोल अपने लिए, उसके लिए तो ठीक है, पर जरूरी नहीं कि इससे आपका सातवें दिन आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो जो साता साता वेदनी आपके कर्मों में वो आएगा, ठीक है, जैसा आएगा। बात स्थिरता लाने की है, सारा खेल जो है ना, हमारे अंदर स्थिरता आ जाए और हम उतना ही ज्यादा चीजों की तरफ भागे नहीं, इसको ये करना है, ये करना है, ऐसा कर दिया, वो टेंशन खत्म हो जाए दिमाग में। अक्रिय होना है। अक्रिय कैसे हो गया? बाहर जो चीजें हैं उसको स्वीकार भाव से लोगे, अपने अंदर जो हो रहा है, जो बदलाव अंदर भी, हमारे अंदर भी आएंगे, उसको भी स्वीकार भाव से लेंगे। तब तब जाकर हम धीरे धीरे अक्रियपने की तरफ जाएंगे ना। निष्क्रियता तभी आएगी हमारे अंदर कि हम उसको एडजस्ट करके चलेंगे कि ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक, कर्म उदय में आया, साता वेद नहीं आया, चलो ठीक है। कई बार असाता वेदनी, क्या असाता वेदनी, अब ऑपरेशन करा के आए हैं, इनको मैं पूछता हूं मैं इनसे, क्या असाता हुआ? उन्होंने इनको क्लोरोफॉर्म दे दिया, ये इनके इनके वो तीन चार चार होल करे, वो करके निकाला और उसको शाम तक, जब वो होश आई, वो कहते कोई खास नहीं, थोड़ा सा हुआ। अब कहते कोई दर्द नहीं मुझे, कोई फील नहीं, व्हील चेयर पे ही आए हैं। पर रीजन ये है ना कि हम कहाँ तक समझ पाते हैं, कहाँ तक समझ पाते हैं। चीज को समझ लिया कि हाँ भाई, वो छोटा सा स्टोन है, चल तो कल को अब हो रहा है तो कर लो, कर लो। और ये दूसरा फैक्टर भी है, ना भी कराते, ना भी कराते तब भी चल सकता है, तब भी चल सकता है, क्योंकि वो तो उसके हिसाब से है ना कि साता वेदनी है, साता वेदनी जैसा आना है वो आएगा ही। पहले भुगत लिया, ये पहले भुगत लिया, ये पहले भुगत लिया। जैसा चलो, सोचो गुरु जी वैसा सा लगता है फिर। तो ये जो है ना, इस पे अपने को समझना है, जाहिर है ऑफकोर्स। आदर्श स्थिति यह है कि एक स्पष्ट केंद्र बनाया जाए, जिससे आप लगातार सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि और शक्ति प्रचुरता से प्राप्त कर सकें। एक ऐसा केंद्र जो प्रोएक्टिविटी को शक्ति दे, आपके जीवन के हर हिस्से में सामंजस्य और सुव्यवस्था प्रदान करे। हमने ये चीज आनी है अपने अंदर, सामंजस्य, पारिवारिक, परिवार का सामंजस्य, अपना सामंजस्य। मुझे तो अपने को ठीक करना है। मैं अपने अंदर इतना संतुलित हो जाऊं, इतना शांत हो जाऊं कि मुझे टेंशन ही ना हो किसी बात की। कुछ हो जाए ये भी ठीक है, स्त्री हो गया चलो ठीक है, जो हो गया सो तो ठीक ही है, जो हो जाता है वो तो ठीक ही होता है। हम चर्चा क्यों करते हैं? जो काम हो चुका है, जो हो गया है, उसके उसमें क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं करेंगे। उसके होने से पहले हमारे हाथ में था। तो ये जो है ना, ये सारा है कि अपने को सिद्धांत का केंद्र है, ये आगे हम कल करेंगे कि सही सिद्धांतों पर अपना जीवन केंद्रित करके हम चारों जीवन सात्विक तत्वों का विकास के लिए ठोस नींव तैयार करते हैं। हमको एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन तैयार करनी है। इन चारों को अगर मान लिया किसी के हल्के अगर हिम्मत करे, तो अंदर अगर उसकी सुरक्षा का डर है, तो उसका आ जाए कि कर्मों के अनुसार है, साता साता वेदनी है, वो कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं हो।
जो होना है वही होना है ना, क्या क्या दिक्कत है? तो आप वैसे ही डरे जा रहे हो। हमारे डर दो तरह के होते हैं, एक डर होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। रैशनल डर मेरा क्या है कि ये सांप जा रहा है, मैं इससे साइड पे हटके चलूं क्योंकि सांप काटेगा तो मुझे दिक्कत होगी। ये मेरा भय है, ये मेरा भय है। ये भय है, ये मेरा रैशनल भय है, तार्किक भय है, तर्क से कि हाँ इससे बच के रहना है। सर्दी सर्दी हो रही है, बाहर बहुत ठंड है, तो स्वेटर जैकेट पहनकर निकलना है, मुझे ठंड ना लग जाए। ये तर्क है, ये कोई फियर नहीं है, ये रैशनल है। रैशनल फियर जो होता है ना, इसको समझना। और एक फियर होता है जो है इरेशनल, कल ऐसा ना हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, बिजनेस घाटा पड़ जाए। अरे भाई तुम इरेशनल बातें कर रहे हो, उसका फियर भी अगर लोगे कि तो फिर कैसे करोगे? इरेशनल फियर है। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रैशनल फियर को किसी ने कभी मना नहीं किया कि रैशनल फियर नहीं। मतलब हम ना अभी हमारी सोच बड़ी संकुचित है। अब कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, हम कहते हैं बड़ा जिद्दी है, लेकिन वो हम देखते हैं कि वो जिद्दी नहीं है, वो जुनूनी है। जिद्दी और जुनूनी में फर्क है। जिद्दी तो हर बात में अड़ता है, जुनूनी का होता है मैंने ये निपटाना ही है, मैंने करना ही है, खाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। उसको कहते हैं तू जिद क्यों कर रहा है? वो जुनूनी है। जुनून काम करता है आदमी को बढ़ाने के लिए। जिद करना अलग बात है, जुनून करना। हम कई चीजों को ना इतनी डिटेल में जानते नहीं, हम बड़ी बड़े साधारण जीवन जी रहे हैं। जिद्दी होना और जुनूनी होना में फर्क है। इसी तरह ही फियर जो है रैशनल है कि इरेशनल है। हमें डर है कि हमारा पाप का कर्म बंद ना हो जाए। मैं ऐसा करता हूं, गिलास पानी का रखता हूं, उसमें कोई मच्छर गिर गया मर जाएगा, इसको ढक के रखना। दिस इज ऑल्सो मैं पाप भी हूं, ये मेरा फियर है, पर ये रैशनल है। ये फियर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा समझते हो। बहुत समय पर हाँ जी। हाँ ये लिंक दे रहे हैं और क्लास का टाइम पर यूं कर रहे हो नंबर दे दें और आपको लिंक दे देंगे तो रोज क्लास में बैठो। तो सुन भी लेंगे। 800-900 प्रवचन है हमारे बहुत अच्छा हजार हो गए, है जी। हजार हो गए, हाँ। हजार हो चुके। मैं और भी जोड़ दूंगी। नहीं वो तो सुनना पहले ये कुछ आते हैं। ये जो भाव आता है ना, मैं और भी जोड़ दूंगी, ये बाद में आए। पहले मैं सुनूंगी, मैं करूंगी। ये जो दूसरों को जोड़ने पे बड़ा जल्दी ध्यान जाता है, इसको ठीक कर दूं, उसको ठीक कर दूं। आपने किसी को जोड़ना नहीं है, आपने जुड़ना है। और जिसने जुड़ना होगा वो अपने आप जुड़ जाएगा आपको देख के। मैं दे दूं फिर? गुरु हाँ। जी, हाँ। गुरु जी, हाँ जी। आजकल हमारा मंडल है श्री आदिनाथ मंडल, तो वहाँ की मैं सेक्रेटरी हूँ। तो मैं वहाँ पे मेडिटेशन, मतलब अब मैं तो कर रही हूँ, मैं वैसे जनरल बता रही हूँ। तो मैं हाँ। मेडिटेशन करवानी शुरू की है। तो मेरा हाँ जी। भाव है चलो